फर्स्ट ओके कैसे ना, वो फर्स्ट आंसर सी जाएगा। ये ऐसे था ना, जेट का वैल्यू यहाँ से 1 + PV/RT वाला पार्ट आता था, ये बी के कारण ऊपर जाता था। यहाँ नीचे क्यों आता था? 1 - A/V/RT, ए के कारण नीचे आता था। तो यहाँ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स और ये क्या था? फाइनाइट साइज, बी के कारण। बी किस किस से रिलेटेड है? साइज से ना। हाँ, तो उसके कारण ही ऊपर जाता था। तो यहाँ जेड ग्रेटर देन 1 इसके कारण था। आंसर ए सी में से वो सी करेक्ट हो जाएगा। और तो मार्क्स बढ़ गया होगा तुम लोग के। ये ऑब्वियस रॉन्ग दिया हुआ है। करेक्ट आंसर 1 दिया है। नहीं नहीं, वो आंसर सी होगा। वो करेक्ट हो जाएगा अभी, तो मैं भेज देता हूँ, आंसर करेक्शन आ जाएगा। फर्स्ट का सी। ओके, उसके बाद कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 2। नहीं 2 नहीं था, 3। ओके, तुम्हें करेक्ट आंसर सी आता है। ऑप्शन पोर्टल पे सी ही है। हाँ, पोर्टल पे सी है ना, ठीक है। वो लिखने में इधर हो गया होगा। हाँ सोहम, पोर्टल पे आंसर सी, सी गिवन है तो सी रहेगा। ठीक है, थर्ड एंड फोर्थ आदित्य का क्वेश्चन देखो। फॉर अ मोनोटोमिक गैस काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ई। द रिलेशन ऑफ आरएमएस काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है और आरएमएस वेलोसिटी से उसका क्या रिलेशन है? फॉर अ मोनोटोमिक गैस काइनेटिक एनर्जी इज ई and the relation with the RMS speed. काइनेटिक एनर्जी तो ठीक है, ई तो दे दिया उसने। उससे इसका रिलेशन मोनोएटॉमिक गैस है तो वो 3/2 kT आता है उसका एवरेज काइनेटिक एनर्जी। ऐसे तो ½ mv² आएगा, है ना। और 3/2 kT, और उसको इक्वेट कर दे हम लोग किससे करेंगे? ½ mv² से। 3/2 kT, 3/2 kT इक्वल टू ½ mv²। इससे क्या आ जाएगा? काइनेटिक, अरे तो काइनेटिक एनर्जी तो है, उसको तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं हम लोग। काइनेटिक एनर्जी को उसको तो फिर ये तब तो डायरेक्ट ही हो गया ना। काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है ई, और आरएमएस स्पीड से पूछा हुआ है, तो उसका आरएमएस स्पीड होगा कितना? हम्म
ओके, कुछ लोग बाहर हैं, सिद्धि ओके। हाँ, तो जब काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे है वो ई दिया हुआ है, और इसका काइनेटिक एनर्जी हाफ एम यू आर एम एस स्क्वायर रखोगे तो वो ई आ जाएगा। अब उसको टेम्परेचर के टर्म में नहीं है, टेम्परेचर के टर्म में पूछता तुम लोग इधर ले जाते, वो तो इसके टर्म में पूछा ही नहीं है, ये क्यों सोचे, है ना। मतलब 3/2 के टी रॉन्ग नहीं है, वो करेक्ट है, बट टेम्परेचर से रिलेशन नहीं है, उसका ई से रिलेशन है। एक सिंपल फॉर्मूला उसने पूछ लिया, तो इसका क्या मतलब है फालतू का कुछ। 2E/m का स्क्वायर रूट ऐसा आ जाएगा ना। हाँ, मतलब टेम्परेचर से रिलेशन नहीं है, टेम्परेचर से पूछता तो फिर ये ले लेते, यू आर एम एस। हाँ भार्गव, एक मिनट, ये टेम्परेचर के टर्म में बोला जाए, इट विल बी 3 kT/m का स्क्वायर रूट। ये दोनों करेक्ट है, बट अभी तो इससे पूछा हुआ। ओके, ये क्लियर हो गया। फोर्थ देखो, the RMS velocity of hydrogen is root 7 times the RMS velocity of nitrogen. CRMS of H2 is equal to root 7 times the CRMS of N2. If T is the temperature of the gas, तो क्या होगा। तो ये भी डायरेक्ट हो गया, RMS ऑफ हाइड्रोजन कितना हो गया, रूट 7 टाइम्स द RMS ऑफ नाइट्रोजन। तो अब तीनों में होते डायरेक्ट फॉर्मूला लिखो, आ जाएगा। हाइड्रोजन का नाइट्रोजन से रूट 7 टाइम्स है, CRMS हाइड्रोजन इक्वल टू रूट 7 टाइम्स CRMS नाइट्रोजन, तो फॉर्मूला लिखना, आंसर आ जाएगा। CRMS इसका कितना होता है, इसमें आंसर नहीं आ रहा है, क्या हो रहा है, इसको देखो। हम्म, हाँ बस ये रिलेशन है, इसको मल्टीप्लाई कर दो तो TH2/2 विल बी 7 टाइम TN2/28, 4 हो गया, इस तरह से आएगा। TN2 इक्वल टू 2TH2, डबल है ना। ओके, बुकलेट क्वेश्चन, ओके। बुकलेट का डायरेक्ट है, हाँ ऐसे याद आना चाहिए तुम्हें कि एक बुकलेट का क्वेश्चन। गुड, ठीक है, नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में भी डाउट है गौरव, ओके। फिफ्थ, a quantity of hydrogen gas occupies a volume of 30 ml at a certain temperature and pressure. हाइड्रोजन है 30 ml ऑक्यूपाई कर रहा है सर्टेन टेम्परेचर एंड प्रेशर पे। व्हाट वॉल्यूम वुड हाफ दिस मास ऑफ हाइड्रोजन ऑक्यूपाई at triple the absolute temperature if pressure were 1/9 of the original gas? कैलकुलेट करो एवरीवन, जिसका भी आंसर नहीं आया। P1V1/T1 इक्वल टू P2V2/T2। तो V1 30 ml है, V2 पूछ रहा है, और उसके बाद नहीं नहीं वो हाफ ऑफ द मास है, तो ये नहीं जाएगा, पूरा तुम्हें यूज करना होगा। P1V1/N1T1 इक्वल टू P2V2/N2T2। दो बार PV इक्वल टू NRT लिखो और उसको इक्वेट कर दो या कैंसिल कर दो, हाँ तो आंसर आ जाएगा। आ जा रहा है ना, हाँ। इसका आंसर नहीं आ रहा, अभी करो वो। P1V1 इक्वल टू N1RT1, P2V2 इक्वल टू N2RT2, ये दोनों को डिवाइड करो। अब थोड़ा ये वैल्यू पुट करो तो सबका।
आगे आंसर T2 क्या आएगा, इसका टेम्परेचर पे प्रॉब्लम था, देखो टेम्परेचर कांस्टेंट रखा हुआ सकता, द ट्रिपल द एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ट्रिपल दिया हुआ टेम्परेचर, पहले का T1 लोगे तो T2 को 3T1 करो, पहला T0 है तो तीसरा ट्रिपल है, 3T0 है, पहले का प्रेशर P0 है तो दूसरे का P0/9 है, 1/9 किया हुआ है। अभी देखो ये आंसर सबका आना चाहिए, पुट करने आना चाहिए सबको भी। आगे आंसर सबका ओके। यस, ओके गौरव, ठीक है, नेक्स्ट बताओ फिर। 1 to 5 हो गया, 6 to 10 में। 6 to 10 में क्वेश्चन नंबर ईशान, क्वेश्चन नंबर 8 गौरव, क्वेश्चन नंबर 10। ओके, 8 and 10 दो डाउट है, देखो क्वेश्चन नंबर 8 and 10। 8 में कहाँ पर है ये, 8 है, टू क्लोज वेसल बी, अरे तो मैंने बोला ही था कि आएगा ही आएगा, कई बार बोला है कि क्वेश्चन देंगे ही देंगे। एक में प्रेशर P1 है, टेम्परेचर T1 है, उसको कनेक्ट किया गया है ओपन टिप से, दूसरे को, एक को T1 पे मेंटेन किया, T2 पे मेंटेन किया, तो फाइनल प्रेशर क्या होगा, इसको 2 बार बताया था, एक बार क्लास में फिर डाउट्स में भी। तो क्या होगा फाइनल प्रेशर, उसके बाद भी नहीं आया निशान, ऐसे कैसे, 2 बार बताने के बाद तो आंसर आना चाहिए था। बुकलेट में भी, अवस्थी में भी मैंने बताया भी था क्लास में, अब तो हो जाना चाहिए था ये। 8 ऑल्सो इन द मॉड्यूल, मैंने बोला था कि ये क्वेश्चन देंगे ही देंगे वो, क्लास टेस्ट में भी था, एक्सरसाइज 1 में भी था, एक्सरसाइज 4 में भी, आईटी का फेमस क्वेश्चन, फेवरेट वाला।
हाँ, एक बार फिर से देखो, क्लास में हो चुका है फिर भी ना हो तो कैसे होगा शान। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 देखो। A graph is drawn between kinetic energy and mole fraction at different temperature T1 and T2। तो तुम्हें बताना है कि क्या रिलेशन है। ये मैंने बताया था, ये मोल फ्रैक्शन और काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ विद द टेम्परेचर। तो ये एरिया क्या रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, यही है ना। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रिमेन सेम, और मैंने बताया था कि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो कर्व क्या होगा, फ्लैट हो जाएगा। हाइट कम होगा, थोड़ा राइट साइड शिफ्ट हो जाएगा। तो वही T2 इज ग्रेटर देन T1, यही आंसर होगा। तो आंसर अकॉर्डिंग टू ग्राफ सेकंड आ जाएगा, T2 इज ग्रेटर देन T1। अच्छा, उसको 1 2 1 3 1 4 ऐसा करके पूछा हुआ। ओके, तो 2 3 या 2 4 आ सकता था, 1 तो रॉन्ग ही हो चुका है। तो 3 क्या है, T2 हायर टेम्परेचर है ना। तो एट T2 मोल मोल फ्रैक्शन ऑफ molecules with the higher kinetic energy is more than T1। हाँ, तो टेम्परेचर हाई हो गया तो हायर काइनेटिक एनर्जी वाले ज्यादा मिलेंगे ना। ये तो डायरेक्ट मैक्सवेल बोल्ट्जमैन कर्व है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन केम फ्रॉम द मॉड्यूल एंड अवस्थी। यस, वही होगा। ये लोग वही करेंगे भी। यहाँ के हर जगह फिक्स है पूरा। मैक्सवेल बोल्ट्जमैन कर्व मैंने बताया था ऐसे, T1 टेम्परेचर, T2 करोगे तो ये कर्व ऐसे शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे ये क्या था, काइनेटिक एनर्जी, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे एक चीज हो जाता है कि ये क्या है, T2 इज ग्रेटर देन T1, यही है ना। अब देखो, 2 तो हो गया, अब इसमें 3 और 4 में कौन सा होगा, है ना। अच्छा, 2 आ गया है, T2 द मोल फ्रैक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल्स विथ हायर काइनेटिक एनर्जी इज मोर देन दैट ऑफ T1। इसका मीनिंग क्या हो गया कि मोल फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग हायर काइनेटिक एनर्जी। हाँ, 3 होगा। मतलब कि इस काइनेटिक एनर्जी की हम लोग बात करें यहाँ पे, ये वाले काइनेटिक एनर्जी की, तो ये इतने परसेंट है, मान लो 30% है। मगर तुम वही हायर टेम्परेचर पे चले जाओगे तो ये एडिशनल मॉलिक्यूल होंगे जिनका काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है। यहाँ हो सकता है 40% मॉलिक्यूल ये 10 जूल से ज्यादा, मान लो 10 जूल है तो 40% मॉलिक्यूल 10 जूल से ज्यादा वाले हैं। तो इसमें मोर देन 60% मॉलिक्यूल 10 जूल से ज्यादा होंगे। आंसर फिर सी जाएगा ना। मतलब फर्स्ट एंड थर्ड, अब वो जो जिसमें भी दिया हो, सी में कि डी में देखना होगा। फर्स्ट एंड थर्ड इज राइट। सेकंड एंड थर्ड, सॉरी, सेकंड एंड थर्ड बी में दिया हुआ, तो 10 का बी होगा। ओके, थर्ड पार्ट अगेन, उसे डी गिवन है, तुमने गलती से नॉट ट्रू पढ़ लिया था। ओके, डी मतलब क्या हो गया, 2 and 4। At T1, mole fraction of molecule with higher kinetic energy is more। At T1 मतलब कम टेम्परेचर, तो मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बहुत कम होगी। मोल फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, मोल फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स विथ हायर काइनेटिक एनर्जी इज मोर देन दैट ऑफ T2। नहीं, T2 पे होगा ना, हाई टेम्परेचर होगा तो उसमें ज्यादा मॉलिक्यूल हाई काइनेटिक एनर्जी वाले होंगे ना। उल्टा हो रहा है ना, तो थर्ड जाएगा ना। आंसर बी ही दिया हुआ है, बी। हाँ, 2 and 3। ऑब्वियस सी बात है कि हाई टेम्परेचर होगा तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल इंक्रीज हो जा रहा है ना। मतलब कम टेम्परेचर था तो मान लो कि तुम देखना चाहते हो 100 जूल किसकी काइनेटिक एनर्जी है, तो कम मॉलिक्यूल होंगे, 20% मॉलिक्यूल होंगे ऐसे। बट वही काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाए, मतलब टेम्परेचर बढ़ा दो, हाई काइनेटिक एनर्जी वाले वो बहुत हो जाएंगे फिर।
ओके, मीटिंग से बाहर है। हाँ आदित्य, अभी हो गया ना थर्ड पार्ट अगेन, कि फिर से डाउट फिर से बताना है? आदित्य, कैनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज में जो बताया था, ये फिर अभी अभी तुमने पूछा कि पहले पूछा है कि फिर से एक्सप्लेन? अच्छा, नहीं क्लियर हो पा रहा है। ये मैंने काइनेटिक थ्योरी में बताया था कि ये फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल है जिसका स्पीड है सर्टेन काइनेटिक एनर्जी से ग्रेटर है ना। मान लो कि 5 जूल है, तो 5 जूल से ग्रेटर वाले 20% मॉलिक्यूल था ऐसा। अब टेम्परेचर बढ़ा दो, क्या होगा? तो 5 जूल से टेम्परेचर बढ़ा होगा तो ये कर्व ऐसे शिफ्ट हो गया। तो यहाँ पे इतने मॉलिक्यूल होंगे जिनका 5 जूल पर सेकंड से ज्यादा स्पीड होगा। अभी हो सकता है कि 70-60% मॉलिक्यूल होगा जिनकी एनर्जी तुमने काइनेटिक एनर्जी ही बढ़ा दी, टेम्परेचर बढ़ा दी, तो अधिकांश मॉलिक्यूल की क्या होगी? हाँ, तुमने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो सबका एनर्जी बढ़ गया ना। हाँ, अभी क्लियर हुआ आदित्य कि हाई टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सारे मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। यदि अभी 20% मॉलिक्यूल ऐसे थे जिनका स्पीड 5 जूल से ज्यादा है, तब 60-70% 80% होने लगेंगे जितना टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे। हाँ, तो ये मैक्सवेल बोल्ट्जमैन कर्व था। ओके, ये मैंने एक्सप्लेन किया था काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज में। नेक्स्ट कौन सा है? 11 to 20 में बताओ। क्वेश्चन नंबर 16, 16, 13, 15, 13। ओके ठीक है, 13, 16। 13 अथर्व का डाउट है, शॉनिस का डाउट है, ईशान का डाउट है 13। तो 13 पहले देख ले हम लोग। हम्म, 13 कहाँ गया इधर है। ओके, गिवन ग्राफ इज एन आइसोथर्म फॉर कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का एक आइसोथर्म है। हाँ, तो ये वाला कर्व मैंने लास्ट में बताया था। व्हाट इज ए बी पार्ट ऑफ दिस ग्राफ टेल। हाँ, तो वो बताया था ना, क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर, क्रिटिकल वॉल्यूम वाला पॉइंट। वो क्या बताता है कि गैस को जब तुम इधर से इधर कंप्रेस कर रहे थे तो आइडियल गैस तो ऐसे निकल गया, आइडियल गैस पॉइल्स लॉ फॉलो कर गया, है ना। बट रियल गैस क्या हो गया, ऐसे तो गया, तुमने प्रेशर बढ़ाया इधर तो वॉल्यूम कम होते गया। ये वेपर फेज था और यहाँ पे वो लिक्विड फेज में आ गया था वो, वेपर लिक्विड इन इक्विलिब्रियम यही था ना। और यहाँ से लिक्विड्स आर इनकम्प्रेसिबल, तो वो ऐसे ही एज इट इज ऊपर चला गया था वो। ऐसे भी नहीं, बिल्कुल स्ट्रेट जाता ऑलमोस्ट ऐसे, क्योंकि लिक्विड पे कितना भी प्रेशर डालो वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। इसी कर्व को ऐसे बताया था ना। और ये पॉइंट बताया था क्रिटिकल टेम्परेचर, ये कर्व ऐसे होता चला जाएगा, ये है ना। याद आ गया? ये हो जाना चाहिए था। हाँ, क्योंकि ये डायरेक्ट समझाया था मैंने अच्छे से। एंड्रयू आइसोथर्म। ओके, 16, 16 का आंसर देखो क्या है, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है।
A molecule in a cube of length L has a velocity Vx in x direction. The number of collision with one phase per second for this molecule will be given by the following. क्यूब लेंथ हो गया, L हो गया, ठीक है, लेंथ L है और वेलोसिटी Vx इन नेक्स्ट डायरेक्शन। तो कितने कॉलिजन करेगा पर सेकंड? एक सेकंड में कितना कॉलिजन करेगा? ये तो फिजिक्स का क्वेश्चन हो गया। फॉर दिस मॉलिक्यूल विल बी गिवन बाय, तो उसको कितना टाइम लगेगा एक बार कोलाइड करने में? लेंथ कितना हो गया? उसको L डिस्टेंस ट्रेवल करना है, तो जाकर पहले एक जगह से दूसरी जगह गया फिर वापस आएगा, ऐसे होगा ना। तो यूनिट एक्सरसाइज का क्वेश्चन, ओके। हाँ, तो वो नंबर ऑफ कॉलिजन पर सेकंड की बात कर रहा है, तो वो जाएगा तो यहाँ से यहाँ जाकर कोलाइड किया, फिर ये इधर से इधर गया, फिर इधर से इधर आ गया, तो उसको डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ा 12। तो कितने टाइम में वापस आएगा? वो 12/v टाइम में वापस आ जाएगा। यहाँ पे यहाँ से यहाँ जाने में L/v लगा और वापस आने में भी L/v लगेगा। एक कॉलिजन करने में उसे उस दीवार पे टाइम पीरियड लग रहा है 12/v, है ना। 12/v पे सेकंड कितना होगा? 30 सेकंड में 12/v, है ना। इतना टाइम में वन कॉलिजन। आके इधर एक बार स्ट्राइक करेगा ना, तो एक सेकंड में कितने कॉलिजन होंगे? v/12 ना। हम्म। ऑल्सो ये क्वेश्चन अवस्थी में भी है, यूनिट एक्सरसाइज में भी है, ओके। यूनिटरी मेथड से आ जा रहा हूँ, वैसे ही करना। ठीक है, तो जिसने सॉल्व किया यूनिट एक्सरसाइज और अवस्थी, उन्हें प्रॉफिट हुआ है सब क्वेश्चंस का। मतलब डायरेक्ट कर लिया, ऐसे तो एग्जाम में जाओगे तो सोच के भी होगा, बट पहले से किया हुआ कहीं ना कहीं से तो तुरंत हो जाता है। और कौन सा है? 19th किसका डाउट है? अक्षत और चिन्मय का भी है 15। 13 तक कर दिया ना, हाँ 15 चिन्मय का 15 डाउट है, और इधर अक्षत का 19। ओके, 15 10 19 की बात करें हम। 15 देखो, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट, इसका वैल्यू तो हाइयर द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। ये बताया था ना कि ए इज सेड टू बी द मेजर ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। जिसका ए का वैल्यू ज्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट ग्रेटर होता है। ए इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो ए के वैल्यू के अकॉर्डिंग अरेंज कर दो। हाईएस्ट ए किसका है? थर्ड वाला 4.17 NH3। ये क्वेश्चन किया भी था, उसी से आंसर आ गया था कि बी हो गया, बाकी देखेंगे ही नहीं। बाकी सभी उसे डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ए है। 4 देन 2.25 मतलब CH4 आ गया, देन 1.39, देन 1.36। 15 किया था हम लोगों ने। ओके, 15 के बाद कौन सा है? 19 तक शक्ति का, ओके। 19 देखो क्या है।
एट लो प्रेशर द वैन डेर वाल इक्वेशन इज रिटन एज, दे दिया वो वैल्यू। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर लो प्रेशर पे क्या होगा? 19th। तो जेट का वैल्यू लो प्रेशर पे क्या होगा? 1 - a/RT भी आता है। वन माइनस a/b/RT आया था ना, ये आया था ना आंसर 19th। तो अभी फिर से बताया था कि इधर 1 - a/b/RT आता है, ऊपर जाके b आता है, याद करो। ये पॉइंट पे तो इधर अभी बताया था कि हाँ 1 - a/b/RT आता है। तो अक्षत ये सब होना चाहिए ना, या बी के कारण या ए के कारण। हम्म। ओके। और क्या डाउट है देखो। वाई वाई डिड यू टेक 2 कॉलिजन? एक फेस पे पूछा है, 2 कॉलिजन नहीं दिया है तुम्हें, एक ही फेस पे पूछा है, जहां पे लौट के आएगा उस पर स्ट्राइक करेगा। नित्या समझ में आया? ये सब क्वेश्चन मॉड्यूल के या कहीं ना कहीं है ना। गुड। चलो ये ऐसे ही मालूम होना चाहिए कि अरे मॉड्यूल में क्वेश्चन था, बस हो गया। और उसके बाद क्या हो गया? रिद्धिमा यू विल स्टार्ट थर्मोडायनेमिक्स। हाँ, टेस्ट सिलेबस क्या है इस पर? थर्मोडायनेमिक्स है। तो थर्मोडायनेमिक्स यदि आ रहा है तो एक टफ पार्ट है थर्मोडायनेमिक्स। इसमें जो मेहनत करेगा उसी का होगा। थर्मोडायनेमिक्स सबसे नहीं हो पाता है, थर्मोडायनेमिक्स आयनिक इक्विलिब्रियम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। बट आईटी में वही जाते हैं जो सबको टफ लगता है, वो उसको अपना इजी इजी पार्ट बना के जाते हैं। तो आईटीएन एटीट्यूड होगा कि टफ कितना भी हो, मैं इसको इतना बार प्रैक्टिस करूंगा कि मुझसे सॉल्व हो जाए। तब तो तुम आईआईटी में चले जाओगे, तो तुम्हारा काम होगा कि उसे करते रहो, ठीक है देखा जाएगा, कर लूंगा मैं। ऐसे करते हुए मेहनत करना होगा उस पर, तब होगा वो। ओके। ठीक है, तो वो उसके लिए फ्रेश स्टार्ट करेंगे आज, तो मुझे लगता है कि डाउट में ही टाइम जाएगा, तब हो पाएगा। हाँ। और कौन सा था? एक मिनट कहाँ पे है? एससीटी का सिलेबस ओवर है, हाँ वो तो पीरियोडिक टेबल केमिकल बॉन्डिंग वही दो है ना। थर्मोडायनेमिक्स इन टेस्ट आफ्टर दीपावली। हाँ, तो थर्मोडायनेमिक्स बड़ा टॉपिक है एंड टफ टॉपिक है। सो आई विल रिकमेंड कि जो बुक है तुम, जो भी बुकलेट है तुम्हारे पास, उससे पढ़ते रहोगे। बुकलेट है ना, ट्राई करो खुद से पढ़ने का। जब मैं कराऊंगा तो भी टफ जाएगा, क्योंकि उसको यदि गैसेस स्टेट 2 बार भी बुकलेट सॉल्व किया तो हो गया, तो उसको 4 5 बार करना होगा।
ओके देखो, क्वेश्चन नंबर 20, वल्लभ क्वेश्चन नंबर 20 है ना? 20 में क्या है? हाँ, NH3 गैस, ये भी बुकलेट का क्वेश्चन है, क्योंकि आईटी का है, बार बार रिपीट होता है। NH3 इज मोर लिक्विफाइबल, तो ए इज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, तो ए ऑफ NH3 ग्रेटर हो जाएगा, यही होगा ना? और बी साइज पे डिपेंडेंट होता है, बी साइज डिपेंडेंट है, तो किसका साइज ग्रेटर आएगा? बताओ। वेंडर ऑल कांस्टेंट ऑफ ए एंड बी। 20 का ही ए ग्रेटर होगा क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, यही होगा ना? और बी का भी यही आएगा, NH3 आएगा, मतलब 20 का ए आएगा। साइज किसका ग्रेटर होगा, NH3 की N2? NH3 का ही होगा ना? राइट, तो हाँ, फिर ए ही जाएगा वो। ओके, नेक्स्ट कौन सा है? ओके, 21 से 25 ये सॉल्विंग वाला है ना? ठीक है, देखते हैं। आंसर सी आएगा, किसका आंसर सी है? NH3N2, अच्छा कुछ इसमें रॉन्ग है क्या? एक मिनट, एक मिनट। 22 SCT का सिलेबस, हाँ। क्वेश्चन नंबर 22, आंसर गिवन इज 4.3 बट एक्चुअली 4.31, ठीक है, वो देखता हूँ। इंटीजर डेटा इज रॉन्ग, आई सॉल्व यूजिंग द डेटा, गॉट द रॉन्ग आंसर, ठीक है। ओके, केबी पे तो छोड़ दो। क्वेश्चन RN 25, जेडी ली की थियरी इंपॉर्टेंट है क्या? जेडी ली मतलब NH3 is smaller than N2, but आंसर गिवन इज रॉन्ग। आंसर क्या दिया हुआ? आंसर सी ही आएगा। इट इज गिवन B of NH3 is greater than B of N2। आंसर गिवन इज सी, और सी आना चाहिए। तुम ये बोलो सी और 20 का सी, आंसर गिवन इज सी। अच्छा, तुम ये बोलो कि आंसर इज सी, तो सी क्या था? रुको रुको, कुछ कंफ्यूजन आ गया इसमें। अच्छा, ये बी पे बात कर रहा है। हाँ, साइज किसका ग्रेटर होगा?
N2 का कि NH3 का ये दिया हुआ है ना, मॉलिक्यूलर साइज पे डिपेंड था। तो N2 और NH3, अरे ये तो तुम बोल लो ये एक्सेप्शन वाला पार्ट था ना। हाँ ये एक्सेप्शन का पार्ट था। राइट, ये बुकलेट में है क्वेश्चन, जिसमें साइज किसका ग्रेटर होगा। ऐसे देखने से लगता है कि NH3 का होगा, बट एक्चुअली वो N2 का आ जाता है। हाँ वो थोड़ा सा एक्सेप्शनल पार्ट है ये। नहीं सही बोल रहे हो, मैंने उतना ध्यान नहीं दिया था वो। उसका मॉलिक्यूलर साइज ज्यादा आता है N2 का। देखने से लग रहा है कि NH3 का बड़ा होगा, बट N2 का ग्रेटर आता है वो। ओके, ठीक है देखो। अब 21 ऑनवर्ड्स बताओ, कौन कौन से डाउट हो गए। हाँ तो C आ जाएगा, राइट। नहीं, ये N2 का जो मॉलिक्यूलर साइज होता है ना, इट इज फाउंड टू बी ग्रेटर देन दैट ऑफ NH3। हाइड्रोजन छोटे एलिमेंट होते हैं, छोटे एटम्स होते हैं, 1s वाले। तो क्लोज आते हैं तो उनका साइज छोटा लग रहा है, ऐसे लगता है कि फोर एटम्स आते हैं, है ना, तो बड़े होंगे। हाँ ओके। और इसके बाद कौन सा है। इट इज देयर इन द बुकलेट, हाँ ठीक है। तो वो दिया हुआ एक्सेप्शन। 25 स्टार्टिंग से देखो तो तुम लोगों ने कौन कौन से बोले हैं, सबका लिख दिया क्या क्या प्रॉब्लम आ रहा है इंटीजर। 22 से प्रॉब्लम आ रहा है। 23 में आंसर गिवन इज 4.3, बट एक्चुअली 4.31 है। तो वो 4.31 4 पॉइंट शुड बी 4.31 से 4.32, यही आ रहा है ना शुभम, तो वो हो जाएगा आंसर 4.31। आंसर गिवन 4.3 है, बट एक्चुअली 4.31 आ रहा है। हाँ तो तुम्हें 4.31 पे वो आंसर मिल जाएगा तुम्हें, उसे बस मुझे भेजना पड़ेगा, हो जाएगा। बट किस क्वेश्चन में बोल रहे हो तुम। क्वेश्चन नंबर 2 में, हाँ तुमने रॉन्ग से सॉल्व किया ना, तो जो तुमने लिखा है ना, जो आर का वैल्यू दिया उसके अनुसार उनको देना पड़ेगा। बट जिन लोगों ने आर देखा भी नहीं, 0.082 दिया, उसके अनुसार भी होगा। तो ये दोनों में फिर कुछ ना कुछ करके, दोनों में से कोई भी आंसर लिखा हुआ राइट आना चाहिए फिर। क्वेश्चन नंबर 2 में रॉन्ग डेटा भी यूज किया तो, और उससे भी। हाँ किसी ने 0.821 ले लिया, किसी ने 0.0821 ले लिया, तो दोनों के अनुसार उनको मार्क्स देना पड़ेगा फिर वो। हाँ ओके, नेक्स्ट कौन सा है? हाँ ये तो फिर चला जाएगा, दोनों पे मार्क्स देना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 3, आंसर शुड बी 76.18, इट इज गिवन 78.18, ऐसा है क्या?
क्वेश्चन नंबर 24 बोनस है ना। 24 क्या था, रुको। गैसेस मिक्सचर, हाँ वो बोनस हो जाएगा। 24 बोनस चला जाएगा, वो स्किप करना था। 23 का आंसर 76.18 आ रहा है क्या? उन्होंने 78.18 दिया है। 23 सबका बताओ, और लोग के आंसर्स क्या आ रहे हैं, तो डायरेक्ट फॉर्मूला पे पुट क्या होगा? यस, बट उन लोगों ने आंसर कुछ और दे दिया। 76.18 आ रहा है, उन लोगों ने 78.18 दिया है। मुझे करेक्ट कराना, वो ये बोल रहे थे। 23 एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं उन लोगों को बोलने से पहले। डेंसिटी एट 98 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 0.974 atm इज 0. pm इक्वल टू DRT रखोगे, तो ये जो आएगा तुम्हारा G इक्वल टू PM/RT। तो प्रेशर करोगे कितना आ रहा है? 0.974 m चाहिए ना हम लोग को। ठीक है, PM इक्वल टू DRT रखे। ये 0.974 था, ATM में हो गया। और क्या दिया हुआ? मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना है। मॉलिक्यूलर मास नीड टू बी कैलकुलेटेड। डेंसिटी ग्राम पर ml, ग्राम पर लीटर में चाहिए। ग्राम पर लीटर में कितना होगा? ml में है 2.5 इंटू 10⁻³ तो 1 ml का इतना है ना, तो 1 लीटर का ज्यादा हो जाएगा, 2.5 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2.5 ग्राम पर लीटर, है ना। आर का वैल्यू 0.0821 और टेम्परेचर 0.0821 और टेम्परेचर 273 + 98। एक बार फिर से कैलकुलेट करो मुझे कैलकुलेटर यूज करके। ऐसा कैलकुलेशन कैसे दे सकते हैं? एम बताओ मुझे कितना आ रहा है। ओके, 1 मिनट थोड़ा रुकना।
हाँ, तो इसका आंसर आ गया अभी कितना आ रहा है 78.18। आंसर गिवन इज राइट। ओके, आंसर इज करेक्ट। आर इक्वल टू एग्जैक्ट लिखो 0.0821। हाँ, तो 78.18 उन्होंने अप्रोक्सीमेटली लिखा नहीं ना कि आर इतना लेना है, तो करेक्ट है। ओके, तो मेंस में और कोई है क्वेश्चन अभी? आंसर हो राइट है तो उसको नहीं भेजना मुझे, ठीक है। मेंस में और कोई है? क्वेश्चन नंबर 25 अनुष्का। ओके, 25 भी डाउट है, देखो। In a container capacity of 1 liter, air and some liquid water is present in equilibrium with the total pressure 200। एक्वस टेंशन वाला आ गया वो क्वेश्चन, है ना? एक्वस टेंशन बस निकाल दोगे। तो ड्राई गैस का कितना होगा? टोटल प्रेशर 200 है और एक्वस टेंशन और वेपर प्रेशर 96 है, तो 200 माइनस 96 कितना बच जाएगा? 104 mmFG हो गया। यही होगा ना, 104 mmFG। क्लियर हुआ? हाँ, तो ये 104 होगा। The container is connected to another 1 liter flask. Find the total pressure inside the container and when equilibrium is established। तो मान लो कि लिक्विड था, लिक्विड वाटर, तो वेपर का तो एक्सपेंशन नहीं होगा, 96 का 96 ही रह जाएगा। बट इसका अपना प्रेशर कितना था? 200 था, और वॉल्यूम डबल कर दिया जाए तो प्रेशर कितना पे आ जाएगा फिर? उसका अपना तो हाफ हो जाएगा ना, पहले 104 था, तो 104 का हाफ कितना हो जाएगा? वो वॉल्यूम डबल कर दिया गया। गैस एक्सपेंड करेगा, बॉयल्स लगाओ, तो 104 का हाफ होके वो 52 पे आ जाएगा। बट जो वाटर वेपर था वो फिर से 96 ही रह जाएगा। तो प्रेशर कितना आ जाएगा? 52 प्लस 96 ना। क्लियर? ऐसा क्वेश्चन मैंने बता दिया था, कैसा बताया था कि ये क्वेश्चन आते रहता है, ऐसा वाला करके बताया था कि वॉल्यूम हो गया, इसमें एक वाटर दे देगा इस तरह से, है ना। 0.3 एटीएम मान लो H2O लिक्विड है, H2O वेपर है, तो ये तो टेम्परेचर डिपेंडेंट था, और 0.7 एटीएम पे मान लो नाइट्रोजन है। फिर मैंने बोला था कि प्रेशर को P2 को 3P1 कर दिया जाए, तब क्या होगा? प्रेशर ट्रिपल करोगे तो नीचे जाएगा, या वॉल्यूम को V/3 कर दिया जाए, तो प्रेशर जब जाएगा तो H2O वेपर तो इधर कंडेंस हो जाएगा, वापस ये कितना पे आ जाएगा? 0.3 पे ही आ जाएगा। बट ये इसका ट्रिपल 2.1 होगा, तो ये 2.4 एटीएम है। बताया था ये क्वेश्चन आते रहता है। उसी तरह ये है, इसमें क्या हो गया? PH2O वेपर कितना है? 96 था ना, और P गैस कितना हो गया? 104। जो वॉल्यूम डबल किया गया, V डैश बिकम्स 2B। ये क्या होगा? प्रेशर उसका हाफ आ गया, 52। यही होगा ना, बट ये तो 96 ही रह जाएगा, तो टोटल ये होगा। ऐसा क्वेश्चन बताया था ना, तो ये हो जाना चाहिए था मेरे ख्याल से। सेम क्वेश्चन इन द अवस्थी। ओके, हाँ, सेम अवस्थी में था, तो उनको ज्यादा प्रेफरेंस मिल जाता है, जो बुकलेट सॉल्व कर ले, अवस्थी सॉल्व कर ले, RCM भी देख जाए, पी बहादुर भी एक बार देख जाए, तो उनको दिमाग में सारे क्वेश्चन आ जाते हैं, फिर सब वो कर लेते हैं। ओके, अब कितना मार्क्स आ रहा है बताओ?
हाँ 8+ हो जाएगा, मतलब शुभम के 83, शॉनी 70, सोहम 72, श्रेयस 73, अनुष्का 74, आर्यन 80। अच्छा अब सबका 70+ दिखने लगा। चिन्मय 75। ओके। और किसका है 80+? एक ही है, आर्यन एंड शुभम 83 है ना। चिन्मय 75। ओके। नित्या 54 मार्क्स। ओके। शुभम 87। अच्छा 87 हो रहा है, गुड। हाँ शुभम शायद हाईएस्ट तुम्हारा होगा तब। सार्थक 87। 80% ऑफ दिस टेस्ट वेयर फ्रॉम द बुकलेट, बुकलेट से ही आएंगे ये क्वेश्चन इधर उधर करके, क्या रखा है केमिस्ट्री ऐसा ही है। सार्थक भी 87, शुभम भी 87। ओके ठीक है। चलो एडवांस में बताओ किस क्वेश्चन को लग रहा है कि करेक्शन चाहिए तुम लोग के हिसाब से। ओके। केमिस्ट्री का पेपर कोहिनूर बैच से आते हैं, अंधेरी से। ओके। एडवांस में क्वेश्चन नंबर 4 एंड 7, ठीक है। यू स्क्वायर एंड यू आर एम एस, यू आर एम यू मतलब तो जनरल, यू मोस्ट प्रोबेबल भी हो सकता है। मुझे व्हाट्सएप पे जाना होगा तब तुम लोग का ग्रुप मिलेगा। ओके। हाँ, ये आते हैं व्हाट्सएप। व्हाट्सएप। व्हाट्सएप हाँ। हाँ, किधर है किधर है। नेचर पेज में की। ये हो गया एडवांस का पेपर, ठीक है। ये एडवांस नेचर टेस्ट ना। ओके। हाँ स्टार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 1 to 5। 1 to 5 में सार्थक ने 2 3 कुछ तो लिखा, देखता हूँ। 1 to 5 तुमने कौन सा पूछा? 1 to 5 में सार्थक क्वेश्चन नंबर 4 and 7। आदित्य क्वेश्चन नंबर 6। अक्षत 4 and 5, मतलब 4 5 6 7 हो गया। आर्यन फोर्थ। 7। 4 5 6 7 ही डाउट है रे। ठीक है।
Okay. Question number 4, just go through that. क्या given है? The volume occupied by 32 gram of oxygen is greater than the volume occupied by 16 gram of methane, both having same temperature and pressure. False क्या है वो बताना. तो 32 ग्राम ऑक्सीजन मतलब 1 मोल ऑक्सीजन है और यहाँ भी 1 मोल मीथेन है. तो टेम्परेचर प्रेशर दोनों सेम है, मोल भी सेम है, तो वॉल्यूम भी सेम ही आएगा ना. तो रॉन्ग हो गया फोर्थ का ही. 1. सेकंड हो गया, द एक्सप्रेशन फॉर द काइनेटिक गैस इक्वेशन इज the expression for the kinetic gas equation is PV is equal to 1 by 3 mn U square. The symbol U square और ये represents सेम फिजिकल क्वांटिटी होता है. CRMS स्क्वायर होता है इक्वेशन में, URMS होता है वो. तो उसने U एवरेज ले लिया, U एवरेज नहीं होगा, U एवरेज का स्क्वायर कर दिया है ना. PV इक्वल टू 1 by 3 mn CRMS का स्क्वायर होता है. तो थोड़ा सा बस डिफरेंस है, उसके कारण तुम लोग का ये रॉन्ग दिख रहा था. U का स्क्वायर लिखा हुआ था है ना, जबकि वो क्या होगा, URMS का स्क्वायर. उसने U एवरेज का ले लिया था, U एवरेज और ये नहीं होगा. इसमें U स्क्वायर एंड U एवरेज का स्क्वायर रिप्रेजेंट वन एंड सेम फिजिकल क्वांटिटी. नहीं, U तो कोई भी स्पीड हो गया. अब एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल डिपेंड्स ओनली ऑन द टेम्परेचर. नो, इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ गैस आल्सो ना. एवरेज काइनेटिक एनर्जी 3/2 nRT है ना. यदि 1 मोल होगा तो 3/2 RT आ गया, वो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है. यदि हायर डिग्री ऑफ फ्रीडम ले लिया जाए, डायटोमिक पॉलीएटॉमिक, तो उसका काइनेटिक गैस इक्वेशन ग्रेटर आ जाता है फिर. हाँ, उसकी एनर्जी ग्रेटर आती है फिर. ओके. फोर्थ, फिफ्थ, यू डैश और ये नहीं, यू डैश मतलब यू एवरेज. तीन था, RMS, एवरेज, मोस्ट प्रोबेबल. ये इक्वेशन मोस्ट प्रोबेबल और एवरेज में नहीं है, ये RMS के रेस्पेक्ट में. फोर्थ का डी गिवन है. डी मतलब क्या हो गया, इनकरेक्ट. अरे तो फोर्थ भी इनकरेक्ट है, तो सब चला जाएगा. एवरेज उनको ट्रांसलेशनल लिखना पड़ेगा. एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी दिया तो केवल टेम्परेचर डिपेंडेंट है. बट फिर कोई आंसर ही नहीं होगा 1 2 3 4 में, क्योंकि 1 2 3 तो डेफिनेटली रॉन्ग है. तो इसके हिसाब से तो अच्छा, तो उनको यहाँ पे एक चीज मिसिंग है, उनको ट्रांसलेशनल करके लिखना पड़ेगा, तब आंसर राइट कर सकते हैं, नहीं तो नहीं. होता क्या है वो बताता हूँ मैं तुम्हें. ये थर्मोडायनेमिक्स में भी हम लोग करने वाले हैं. थोड़ा डिग्री ऑफ फ्रीडम बताया था मैंने, बोला था कि ये सब थर्मोडायनेमिक्स का पार्ट है. ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 3/2 kT ऐसे, क्योंकि 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है गैस का, एक इधर एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन. बट वही O2 वगैरह हो जाएगा तो ये 5/2 kT आ जाएगा. जैसे O2 होगा तो इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, इस साइड भी आ सकता है, और ये रोटेशनल नेग्लेक्ट होता है, ये रोटेशनल रहता है, ये रोटेशनल होता है. इसका 5/2 kT क्यों आएगा काइनेटिक एनर्जी. बट ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी इसका भी 3/2 kT आएगा. हाँ, तो सिंस 1 2 3 4 नहीं है,
तो यहाँ पे तुम्हें 1 2 3 ही करना होगा, वो मान के कि क्वेश्चन मिसिंग है, वो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी की ही बात कर रहा है। ओके। हम्म। ठीक है, और कौन सा देखें? ये क्लियर हो गया ना सबको? यस, ठीक है। सीआरएमएस को सीआरएमएस ही लिखेंगे, वहाँ पे यूआरएमएस करके लिख देते हैं। ओके। क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा, रिड्यूस स्टेट वाला दे दिया इन लोगों ने? ये मैंने डायरेक्ट बताया था कि लास्ट में, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एडवांस में देंगे तो देंगे। इसका एक फॉर्म डिराइव किया था मैंने, है ना, रिड्यूस्ड स्टेट वाले, लॉ ऑफ कोरस्पॉन्डिंग स्टेट। तो उसका आंसर डायरेक्ट ये था। किससे आंसर हुआ ये, किसी ने याद किया था ये? 5th, सबसे लास्ट में दिया हुआ नोट्स में। किसी का करेक्ट हुआ था 5th? नहीं हुआ। सोनिस ने कर लिया, ये नित्या ने भी कर लिया, गुड। अनुराग आल्सो। अच्छा, तुम लोगों ने क्वेश्चन लर्न कर लिया था। श्रेयस, अनुष्का, अगस्त, और इतने लोगों ने कर लिया। वल्लभ, सार्थक ने भी, गुड। अच्छा, वो बता दिया था ना, सब बता देता हूँ कि जिसको लर्न करना कर ले। आईटी में नहीं आएगा जल्दी, अभी ये चैप्टर है तो कुछ भी देना है, थोड़ा डिफरेंशिएशन भी तो करना है ना टॉपर से। चलो फिर दे देते हैं ऐसे क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट देखो। 6 बोल रहे हो, है ना? 6 क्या है, देखो तो। एट लो प्रेशर आर टी इक्वल टू 2 √AP, द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाई अ रियल गैस इक्वल टू। अरे तो ये तो सॉल्व करना होगा, केवल सॉल्व करने से नहीं आ रहा ये, केवल वैल्यू ही तो पुट करना है। लो प्रेशर पे V प्लस जो वाला था, V वाला टर्म तुम्हारा चला जाएगा लो प्रेशर पे, सिर्फ P प्लस A/V² रह जाएगा। हाँ, तो फिर वहां पे पुट करके V लाओ, लाओ कभी सॉल्व करो देखो। डन हो गया था। ओके। लो प्रेशर पे ये पार्ट 0 हो गया। अब यहाँ पे RT के वैल्यू 2
रूट एपी पुट करो और v के वैल्यू लेकर आओ, देखो आंसर आ रहा है 6 का। क्वाड्रेटिक सॉल्व करना होगा, हाँ हो सकता है, बस पुट करो आ जाएगा आंसर। बाहर है अंश, ओके। क्वाड्रेटिक सॉल्व करना पड़ सकता है, वो देख लो। 6 के बाद क्या है देख लो, आ जा रहा है ना। हम्म। 7th, स्लोप ऑफ द कर्व कितना था, जेड का वैल्यू, जेड वर्सेस पी, बी बाई आर टी, और बी बाई आर टी दिया हुआ है, तो बी आ जाए तो बी का वैल्यू कितना था, 4 इंटू वी एम इंटू एन ए, यही था ना। तो बस यहाँ पे इक्वेशन पुट कर दो 7। 7th में क्या करना था, ये जो स्लोप होता था tan थीटा बी बाई आर टी था, और ये गिवन है सर्टेन पाई बाई 492.6, मतलब ये वैल्यू दिया हुआ है। एक बार बी आ जाए तो बी का वैल्यू क्या पुट करना है, 4 इंटू 4/3 पाई आर क्यू इंटू एन ए, क्लियर ना, इससे आर आ जाएगा। अभी हो जाएगा ये, क्या आंसर नहीं आ रहा है, कि कुछ और प्रॉब्लम हो बताओ। हाँ, सेम क्वेश्चन इन अवस्थी लेवल 2। अरे वाह, सो गुड, ऐसे ही याद आना चाहिए तुम्हें कि अवस्थी में था ऐसा। 7th क्वेश्चन, कौन सा शॉनिस, तुम कुछ और क्वेश्चन बोल रहे हो। सेम क्वेश्चन इन अवस्थी लेवल 2, ये अवस्थी सॉल्व करने से हमेशा प्रॉफिट होगा तुम्हें। हाँ अभी हो जा रहा है ना 6। हाँ बस फॉर्मूला पे पुट कर दो जो दिया मैंने। ओके, और कौन सा था फिर से लिखो 7th के बाद। Section 2, question 2. It is not given whether to five answer in liter or moles, so it should be bonus. Section 2, question number 2. Solve whole अवस्थी for this chapter. इसीलिए तुम्हें फायदा हुआ सो है ना। थर्मो के लिए भी जरूर सॉल्व करना है। एक मैंने और भी बुक दिया था जिसमें सारे उसके एग्जाम्पल और सॉल्यूशन थे, लास्ट में दिया था। होल अवस्थी, अच्छा ठीक है। सेक्शन 2 क्वेश्चन नंबर 2 देखें। इट इज नॉट गिवन वेदर टू फाइंड द आंसर इन लीटर्स और मोल्स। सेक्शन 2 क्वेश्चन 2 क्या है।
ये सेक्शन 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 है। हाउ मच वाटर इज लेफ्ट इन द लिक्विड स्टेट? 5 liter of water is placed in the one of the okay. 5 liter is water is placed in a volume having a temperature. If the vapor pressure इतना दिया है, density इतना दिया है, at this temperature how much water is left in the liquid state? कितना वाटर बच जाएगा लिक्विड स्टेट में? मेरे ख्याल से लीटर में ही आंसर देंगे। लीटर में है ना, वाटर की बात कर रहे हैं ना, तो वाटर को यूजुअली हम लोग वॉल्यूम लीटर में ही लेते हैं, और लीटर में दिया हुआ तो लीटर में ही आंसर आना चाहिए सेकंड का। मोल में नहीं देंगे, जैसे 5 लीटर हुआ तो, और लीटर में उन्होंने दिया है 5 लीटर, तो वो लीटर करके ही आंसर आ जाएगा फिर। तो तुम्हें क्या करना था? वॉल्यूम वगैरह दिया हुआ है, मतलब कितना वेपर का मास है वो मालूम चल जाए, तो वेपर के मास से लिक्विड के मास को माइनस करके लाना पड़ेगा, और डेंसिटी 1 ग्राम/ml लेना पड़ेगा इसका। वो तो दे दिया है, 0.99 लेना है डेंसिटी ऑफ द लिक्विड वाटर। हाँ, तो सेकंड का सेकंड क्वेश्चन तो इजी है, बट उसको फिर लीटर में लिखना होगा। हाँ, डेंसिटी कन्वर्ट करना होगा ना फिर उससे। पहले पीवी इक्वल टू एनआरटी लगाओगे गैस के लिए, तो गैस का क्या आ जाएगा? मास आ जाएगा, मतलब वेपर का मास आ जाएगा। वेपर का मास आ गया तो डेंसिटी से डिवाइड करोगे, तो वेपर का मतलब जो वो वेपर का मास का लिक्विड का मास वही होगा ना, तो लिक्विड का मास आ गया जो बाहर गया, उससे लिक्विड का वॉल्यूम निकालो और तब 5 लीटर से माइनस करो। हाँ, फिर बाद सॉल्व किया था। वॉइस क्रैकिंग हो रहा है, कभी कभी होता होगा, इंटरनेट का प्रॉब्लम हो सकता है। डेंसिटी कन्वर्ट करना होगा। हाँ, हो जा रहा है अभी। इसको करना क्या आता है, सेक्शन 2 क्वेश्चन 2 ना, सेक्शन 2 क्वेश्चन नंबर 2 में जाओगे तो क्या होगा? पीवी इक्वल टू एनआरटी है, तो इससे मास ऑफ वाटर निकाल दो, मास ऑफ H2O वेपर, उससे मास ऑफ H2O लिक्विड आएगा, उससे वॉल्यूम ऑफ H2O लिक्विड वेपराइज्ड आएगा, वॉल्यूम ऑफ H2O लिक्विड लेफ्ट मिल जाएगा। अभी क्लियर है प्रोसेस क्या? ओके, और कौन सा है बताओ?
एक मिनट थोड़ा रुकना। हाँ अब बताओ कौन सा है। ये तो हो गया सेक्शन 2। क्वेश्चन 4 में डाउट है शुभम। ओके, 5 and 6 मे बी एरर्स। कोई करेक्शन वाला क्वेश्चन है जिसको करेक्ट कराना है तुम्हें लग रहा है? किसी को ऐसा लग रहा है जो डेफिनेटली रॉन्ग हो, जिसको मुझे करेक्ट कराना है? हाँ, कुछ टीचर्स ने भी लिखा कि कैलकुलेशन बहुत कॉम्प्लेक्स था, ऐसे क्वेश्चंस नहीं देने चाहिए। मैंने देखे नहीं है कैलकुलेशन है कैसे, अभी तो तुम लोग के साथ देख रहा हूँ। शुभम, क्वेश्चन नंबर 5 and 6 फॉर द करेक्शंस। ओके देखो, 5th and 6th। 5th and 6th अभी डिस्कस नहीं किया था शायद, वही कर रहे थे ना। अच्छा देखते हैं। हाँ, 5th and 6th। द क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ प्रेशर एंड CO2। क्रिटिकल टेम्परेचर एंड प्रेशर दिया हुआ है। क्रिटिकल CO2 का कितना हो गया, 320 केल्विन हो गया, एंड प्रेशर हो गया 80 atm। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ B फॉर CO2 assuming it to be the ideal gas? तो तुम्हें क्रिटिकल टेम्परेचर और क्रिटिकल प्रेशर दिया हुआ है, उसके वैल्यू में तुम्हें ए और बी आएगा। तो दो अननोन, दो इक्वेशन है और उसे सॉल्व करना है। तो 5th करेक्शन क्यों लग रहा है तुम्हें? फिर कोई बाहर है, रुको। इक्वेशन लिखो और उसे एक बार सॉल्व करो। तो क्रिटिकल टेम्परेचर, एक बार सॉल्व करो एवरीवन। क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर, फॉर्मूला पुट करो और ए और बी को सॉल्व करो कि वैल्यू क्या आ रहा है वो। अभी आ रहा आंसर कि इसको चेंज कराना कुछ? यू आर गेटिंग 0.32। और
but answer given is 0.04. Okay, 5 answer given is correct for 5th answer given is correct. करेक्ट आंसर है 0.04. अनुराग का आंसर आ रहा है. ठीक है, तो किसी किसी का डाउट है वो देखें. क्रिटिकल प्रेशर A/27 B स्क्वायर, क्रिटिकल टेम्परेचर 8A/27 RB, और ये दोनों वैल्यू दिया हुआ है. इसको डिवाइड कर दोगे तो आ जाएगा तुम्हारा PC/TC विल बी इक्वल टू 8A/27 B स्क्वायर 27 RB by 8A. बात आ गई PC/TC इक्वल टू R/8. कैलकुलेशन इतना सही है कि कुछ और इधर उधर मैंने कर दिया. देखो तो नित्या, यू गॉट द आंसर. ओके, R/8 भी इतना 8B भी है ना एक. अच्छा, B मिस कर गया ना. हाँ ठीक है. हाँ, तो यहाँ से तुम्हें वैल्यू पुट करना और आंसर आएगा. तो अब ये तो सिर्फ कैलकुलेशन लग गया ना, तो कैलकुलेशन में भी तुम्हें लग रहा है कि कुछ प्रॉब्लम होगा. आर का वैल्यू कितना लेना है? 0.0821 ATM लीटर पर मोल पर केल्विन, है ना. तो ये दोनों भी ATM और लीटर वाले ही हैं. और क्रिटिकल टेम्परेचर दिया हुआ 320 और ये 80. तो सब तो दिया ही है, फिर आंसर आना चाहिए. 320 केल्विन 80 ATM. 80 ATM. फिर 20 केल्विन 80 ATM और 0.08 बाई 8B. आप देखो. राइट है, ये तुम्हारा मिस्टेक था. शुभम, तुम मिस कर गए थे इसे. हाँ, और कौन सा मिस कर गया वो बताओ. हाँ बताओ, और कौन सा था शुभम? तुमने 2 क्वेश्चन पूछे थे ना. 6. क्वेश्चन नंबर 6 का देखो. The density of an unknown gas at 97 degrees centigrade and 0.9 atm is 2.5 ग्राम पर ml. The molecular mass, फिर से तो वही पूछ दिया उन्होंने. PM इसको ये तो सॉल्व किया मैंने. अच्छा, ये मेंस में था, एडवांस में भी है क्या? प्रेशर 0.9 कर दो, मॉलिक्यूलर मास डेंसिटी 2.5 हो गया, और टेम्परेचर 97 आ गया. तुम्हारा आंसर 84.38 आ रहा है, बट गिवन इज 82.21. आर का वैल्यू क्या लिया है तुमने? 0.0821 ना. ऑल एग्जैक्ट ओरिजिनल वैल्यूज. यू सबने 0.08 क्यों लिया? 0.0821 पे ही आंसर आएगा, वो करेक्ट करा सकता हूँ मैं, क्योंकि 0.0821 इज द एग्जैक्ट आंसर. तो 0.0821 पे ही आंसर आएगा. 0.08 पे आंसर दिया तो इन्होंने रॉन्ग किया. इनको लिखना पड़ेगा 0.082. हाँ, 84.38 आ रहा है ना, तो फिर वही आएगा, 84.38 ही आएगा. 0.0821 एग्जैक्ट लो.
मुझे भेज देना, ये 6 में करेक्ट करवा दूंगा कि 0.0821 लेने पे इतना आएगा, क्योंकि उन्होंने आर मेंशन नहीं किया कि 0.08 लेना है। 0.08 तो अप्रोक्सीमेशन है। आर इक्वल टू 0.08 के लिए आंसर दे रहे हैं तो रॉन्ग है, उनको बताना पड़ेगा ना कि 0.08 लेना है। कोई खुद से कैसे लेगा फिर वो। हाँ, तुम तो एग्जैक्ट ही लो, 0.0821 ही लो, जब तक वो मेंशन ना करें कि 7/12 लो, 0.08 लो ऐसे। आर का वैल्यू 0.08 दिया हुआ है 6 वाले में, कहाँ? अच्छा, तब तो अलग हो जाएगा फिर। हाँ, दिया हुआ आर का वैल्यू ऊपर। नहीं, वो तो फिफ्थ का है, 6 का नहीं है वो। थर्ड में दिया है आर का वैल्यू 0.082, फोर्थ में 0.08, फिफ्थ में 0.08, सिक्स में कुछ भी नहीं दिया है। हाँ, उनका रॉन्ग है। आर एन भेज देना मुझे, वो स्क्रीनशॉट के साथ मैं भेज दूंगा, हो जाएगा वो करेक्ट। 0.08 नहीं लिया है, बाकी क्वेश्चन मार्क का वैल्यू बताया, या नहीं बताया तो तुम 0.0821 ही लोगे फिर। मुझे स्क्रीनशॉट भेज देना, लिख देना 0.0821 लेने पे ये आंसर आता है। ठीक है, और कौन सा? और कोई है जिसका करेक्शन चाहिए या डाउट है? ओके। मैट्रिक्स में पूछा है कि व्हेन डज गैस सोज हीटिंग इफेक्ट इन जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट। अरे, जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट कहाँ पढ़ना है तुम्हें? एक इन्वर्सन टेम्परेचर आता है, टी आई इक्वल टू 2a/RB। 2a/RB से ऊपर वो इन्वर्सन दिखाता है, वो हीटिंग दिखाता है, और 2a/RB से नीचे वो कूलिंग दिखाता है। ये कहीं हो सकता है वस्तु वगैरह में हो, तो वो थोड़ा बाहर का है ये एक क्वेश्चन। मैट्रिक्स मैच में इन्वर्सन टेम्परेचर पूछ लिया, 2a/RB है ना। ओके, देखता हूँ। मैट्रिक्स मैच वन है ना। ओके। जेट ग्रेटर देन वन गैस वाज हीटिंग इफेक्ट इन जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट। नहीं, इसके लिए नहीं बोल सकते हम लोग जेट ग्रेटर देन वन, वो एक टेम्परेचर आता है उसके बाद ही होगा। टी आई 2a/RB होगा तभी होगा, ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है ABCD में, तो किसी का भी आंसर पी नहीं जाएगा फिर। इन्वर्सन टेम्परेचर 2a/RB होता है। उससे ज्यादा करने पे फिनोमेनन रिवर्स हो जाता है, मतलब गैस बाहर आएगा तो कूलिंग इफेक्ट दिखाता है। गैस 50 डिग्री पे है, होल से बाहर आया है, वो तुम्हें दिखाएगा कि 48 डिग्री टेम्परेचर है, कूल होके बाहर आता है। बट वही एक सर्टेन टेम्परेचर से ऊपर है तो गैस जब बाहर आएगा ना तो हीटिंग इफेक्ट दिखाता है, वो हॉट हो गया था।
इसका इससे रिलेशन ही नहीं है, वो तो पी किसी में आएगा ही नहीं। तो आंसर उन्होंने पी दिया तो पी हटाना पड़ेगा फिर। ओके, और कौन सा हो गया? डन, वो हट जाएगा, उसको नहीं कर सकते वो। पी दिया हुआ है तो मतलब दिया है, बट वो किसी से मैच ही नहीं करेगा वो। हाँ ठीक है, तो अब थर्मोडाइनमिक्स से स्टार्ट करेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से, है ना? डन।